हम लोग का आज का जो चैप्टर शुरू हो रहा है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग एसी करंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशंस, कुछ जरूरी चीजें वो सीख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास में आगे बढ़ेंगे। यानी एसी करंट फुल फॉर्म अगर बताएं तो अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले तीसरे चैप्टर यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा था या देखा था। जनरली दो तरह का करंट होता है, पहला करंट हुआ डीसी करंट और दूसरा हुआ अल्टरनेटिंग करंट। ब्रॉडली क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है, नहीं तो अगर हम लोग क्लासिफाई करने जाए तो जैसे 3-4 तरह के करंट हम लोग बना सकते हैं, बट ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अभी अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा शब्द में बताएं तो डायरेक्शन से रिलेशन रखता है। अगर डायरेक्शन यानी फ्लो ऑफ करंट एक ही डायरेक्शन में हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और अगर फ्लो ऑफ करंट बदल रहा हो डायरेक्शन बार बार तो उसको क्या कहते हैं, इट इज अल्टरनेटिंग इट्स डायरेक्शन, इसीलिए इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का गॉड यानी टेस्ला का दिया हुआ आइडिया है। डीसी करंट जो है वो टेस्ला का राइवल कह सकते हो, थॉमस एडिसन, नॉट अ गुड साइंटिस्ट, नॉट अ गुड पर्सन कह सकते हो, साइंटिस्ट को दुनिया का चोर, दूसरे का इन्वेंशंस चुरा के वो खुद के नाम से देता था। एनीवेज टेस्ला ही ने हम लोगों को सबसे पहले बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट इज द न्यू टाइप ऑफ करंट व्हिच इज द बेस्ट करंट। क्यों बेस्ट करंट है इसके बारे में चलो एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग को हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, व्हाई इज हमारा जो टॉपिक है अभी पकड़ना है सबसे पहले कि व्हाई आर वी स्टडीइंग अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। हमारे पास पहले से डीसी करंट था, डीसी करंट होने के बावजूद एसी करंट को क्यों टेस्ला ने आविष्कार किया और क्यों इसके बारे में ये अभी इतना प्रचलित है। तो व्हाई इज एसी इंपॉर्टेंट देन डीसी या एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ये हम लोग सीखेंगे। तो उससे सीखने से पहले हल्का से पहले एसी के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो व्हाट इज एसी, अभी हमने देख लिया कि इट्स डायरेक्शन इज अल्टरनेटिव, वो अपना डायरेक्शन बदलता रहता है बार बार। तो अगर मान लो अगर हम तुम लोग को बोलते हैं दौड़ना शुरू करो, ग्राफ कैसा था याद रखना, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम चीजें ग्राफ से करेंगे, तो ग्राफ को पढ़ना समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम लोग तुम लोग को बोले कि तुम लोग का मोशन एक जगह पे खड़े हो, मान लो यहाँ पे खड़े होते हैं ये दीवार में और यहाँ से दौड़ना शुरू करना है हम लोगों को, और दौड़ने का ग्राफ तो अगर हम बना रहे हैं तो कैसा बनाएंगे। सपोज यहाँ पर रहे तो तुम लोग को बोले दौड़ना शुरू करो, और दौड़ने के बाद तुम अपना स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं बढ़ाओगे, तो तुम क्या करोगे, दौड़ना शुरू किए। दौड़ना शुरू किए तो ये ग्राफ अगर हम बनाए तो ग्राफ को कैसा बनेगा, जनरली लोग क्या करते हैं ऐसा ग्राफ बना देते हैं, बट दिस इज द रॉन्ग ग्राफ। क्यों, क्योंकि तुम स्टार्टिंग जब दौड़ना शुरू करोगे तो इमीडिएटली 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से नहीं स्टार्ट कर सकते, तुम 0 से स्टार्ट कर रहे हो और धीरे धीरे स्पीड बढ़ते बढ़ते तुम्हारा जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यू आर वेरी फास्ट रनर, फिर भी तुम कम से कम आधा सेकंड का टाइम लोगे ही वो रीच करने के लिए। इसीलिए एक्चुअल डीसी का जो ग्राफ है वो हल्का सा ऐसे उठता है और फिर ऐसे करके जाता है। ये जो पोर्शन दिख रहा है इसे कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। इसके बारे में हमारे पास पहले जानना जरूरी था बिकॉज दिस वाज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस एसी, बट अब नहीं है तो ये हम लोग नहीं जानते हैं। बट ये जो पोर्शन यहाँ से दिख रहा है ये क्या है, ये मेन हमारा डीसी करंट है, तो इसीलिए हम लोग को यही पढ़ना होता है, इसीलिए हम लोग ये पोर्शन बनाते भी नहीं है। तो इसलिए डीसी जहां पे देखोगे हमेशा ऐसे ही बना हुआ रहता है। तो ये क्या हुआ, हम दौड़ना शुरू किए और मेरा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आया, हम वहीं पर फिक्स कर दिया और वैसे ही चलते जा रहे हैं, टाइम भी गुजरते जा रहा है और मेरा स्पीड जो है वो फिक्स है एक ही जगह पे 10 मीटर पर सेकंड पे। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं दौड़ना और दौड़ते 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 जाते हैं 10 मीटर तक, फिर वहां से वापस उस दीवार पर टच करके रिटर्न मारेंगे, 10 मीटर तक यहाँ पे आएंगे, इसको टच करेंगे, फिर वहां जाएंगे। इसमें कोई स्पीड का लिमिट तुमको नहीं दिए हम, तुम जितना उतना स्पीड बढ़ा सकते हो। तो यहाँ लिमिट क्या है, ये दीवार से दौड़ के जाएंगे वो दीवार तक, फिर टच करके वापस आएंगे, यहाँ से वहां तक जाएंगे। दिस इज आवर कंडीशन। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाने चाहें तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, इसको देखो। ये हो गया टाइम, जब हम शुरू कर रहे हैं दौड़ना तो हम यहाँ पे खड़े हैं, मान लो यहाँ पे नहीं खड़े होके चलो यहीं पे खड़े होते हैं, यहाँ से खड़े हैं और यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारा वेलोसिटी क्या होगा, 0, टाइम भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। जब हम दौड़ रहे हैं उस तरफ दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं तो अपना स्पीड क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते 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 मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचे। फिर हमको मालूम है
कि आगे जाके दीवार है जिससे हम टकरा जाएंगे, अगर और स्पीड बढ़ाए तो वहां से टकरा जाएंगे, सही टाइम पे ब्रेक मार के अपना वेलोसिटी रिवर्स मार के वापस नहीं आ पाएंगे। तो जैसे ही हम मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन किए, फिर वहां से हम अपने आप को धीरे करना शुरू करेंगे, धीरे करते 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 वहां तक जैसे ही पहुंचते हैं एकदम रुक जाता है हम लोग, फिर दीवार को टच करते हैं, टर्न मारते हैं और फिर वहां से ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो अगर देखेंगे कि यहाँ से अगर दौड़ रहे हैं, मान लो यहाँ से दौड़ना शुरू किए, यहाँ तक अगर गए हम लोग, तो यहां से अगर यहां तक दौड़ना हम लोग शुरू किए, तो यहां से जब दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते जा रहे, स्पीड बढ़ते जा रहा है, स्पीड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मैक्सिमम जब हम लोग बीच में आएंगे तो हम लोग हाईएस्ट स्पीड अटेन करेंगे। और जैसे ही इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्पीड को कम करना शुरू करेंगे, कम करते 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 यहाँ पे रुक जाएंगे और फिर दूसरे डायरेक्शन में दौड़ेंगे, अपना स्पीड बढ़ाते जाएंगे, फिर यहाँ से स्पीड को कम करते जाएंगे एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग। अब अगर हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं स्पीड को, तो टाइम यहाँ पे चलते जा रहा है। तो अगर हम स्पीड को यहाँ प्लॉट करते हैं तो देखो टाइम 0 है, हमारा स्पीड भी 0 है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, कहां तक अप्रोच करते जा रहे हैं, हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी आता है। ये आया मैक्सिमम वेलोसिटी, और फिर हम लोग को वेलोसिटी अपना कम करना है, ये वेलोसिटी अपना कम किए, फिर 0 हो गया वेलोसिटी। अब वापस उल्टा घूम गए, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हम लोग डायरेक्शन को फिजिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में फिर से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, स्पीड बढ़ते जा रहा है और स्पीड मैक्सिमम हो गया और फिर स्पीड वापस कम करेगा और यही प्रोसेस दोबारा दोहराएंगे, यानी ये ऐसे चलते जाएगा ऐसे करके। तो जब भी कोई चीज ऐसा ऑल्टरनेट हो रहा हो, यहाँ पे इस चीज को हम लोग वेलोसिटी भी बता सकते हैं, या फिर डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, डिस्टेंस बहुत थोड़ा नहीं होगा बिकॉज डिस्टेंस तो बढ़ता है यहाँ से फिर घटता है, डिस्टेंस नहीं होगा, बट वेलोसिटी की बात करेंगे। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर यहाँ प्लॉट करते हैं तो ये क्या दिख रहा है, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की जा रही है, यानी डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रहा है। ये मत समझना कि वैल्यू कम होते जा रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात याद रखना, ये पोर्शन में वैल्यू बढ़ रहा है, ये पोर्शन वैल्यू कम रहा है, ये पोर्शन वैल्यू बढ़ रहा है, ये पोर्शन वैल्यू कम रहा है। 0 3 बार ये अटेंड करता है एक कंप्लीट साइकिल में, तो ये चीज याद रखना। और एक चीज, कभी भी इसको लीनियरली ऐसे मत कनेक्ट करना, लीनियरली ऐसे कनेक्ट कभी मत करना, बिकॉज हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही जब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का, यानी कि एक कॉइल लिए थे हम लोग, बताया था तुमको कि ये एक जनरेटर जैसा काम करेगा, वहां पे ईएमएफ का, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन बनाए थे वहां पे कॉस या साइन का टर्म आ सकता है। कॉस और साइन में अगर तुम लोग देखोगे तो कॉस या साइन की बात करें अगर, तो साइन 0 होता है और साइन 90 1 होता है, यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका 0 है। मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। तो -1 की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे 0 से 1 के बीच में अगर जा रहे हैं तो देखो 0 से 1 के बीच में जाने के लिए हमको कितना का चेंज करना पड़ेगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो बीच वाला पोर्शन क्या होगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा बीच पोर्शन। तो साइन 45 डिग्री कभी भी हाफ नहीं देता है, ये क्या देता है, 1/√2 देता है। और साइन हाफ ये हाफ कब देता है, साइन 30। मतलब जब यहाँ से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये सीधा ग्राफ प्लॉट करने का मतलब ये हुआ कि जितना भी हो एक लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर रिलेशन रख रहा है, ये ग्राफ तब प्लॉट करते हैं जब साइन 45 भी हाफ देता है। तो ये ग्राफ का मतलब ये हुआ कि आधा वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ वैल्यू तो हम 30 डिग्री में ही अटेंड कर लिए। 45 होते होते मेरा वैल्यू ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं, देखो यहाँ से ज्यादा बढ़ा नहीं कुछ, फिर 90 आते आते हम मैक्सिमम अटेंड कर। एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं रखता, ये रिलेशनशिप ऐसा रखता है कि स्टार्टिंग में बहुत जल्दी बढ़ता है, उसके बाद ये थोड़ा कम बढ़ता है। तो इसलिए हमको ये कर्व बनाना पड़ेगा ऐसे। दिस इज साइन ग्राफ। नाउ जब ये समझ में आ गया तो हम लोग अब आते हैं एसी का एक्सप्रेशन पे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब इधर उधर दौड़ रहे हैं तो हमारा वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिकॉज टू अकोमोडेट दिस मोशन, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेशन। 11 में इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में किए थे। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जब करंट का डायरेक्शन बदल रहा है इधर उधर, इसको जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो ये प्लॉटिंग का कुछ ऐसे होगा। टाइम टी लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग ईएमएफ या वोल्टेज लिख सकते हैं। तो यहाँ से
ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये रहा। और ये मत समझना कि यहीं पे रुक जाए, दिस विल कंटिन्यू टू मूव, जब तक हम करंट ऑन रखेंगे तब तक ये मूव होता रहेगा। बस बात ये है कि उतना बना के अभी कोई फायदा नहीं है, इसलिए एक ही तो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया ग्राफ, इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इतना तो आपको मालूम है कि साइन टर्म है तो ये साइन टी हो जाएगा। इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये हो जाएगा साइन टी। बट यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होना बहुत जरूरी है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम लोगों ने जब देखा था एक्चुअली में, जब चलता है जनरेटर तो आर्म है, जो शाफ्ट है, जो आर्मेचर बना रहता है, वो किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना करंट इसमें इंड्यूस हुआ है। तो ओमेगा किस तरीके से घूम रहा है ये रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ओमेगा टी भी देना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे ओमेगा टी आ गया तो तुम चाहो तो इसको टी पे प्लॉट कर सकते हो, चाहो तो इसको ओमेगा टी भी लिख सकते हो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, सेम ग्राफ ही मिलेगा तुमको। पतला छोटा हो सकता है बट सेम ग्राफ ही मिलेगा। अब साइन ओमेगा टी हम लोग को जानना है, जैसे कि तुमसे हम पूछे ये करंट यहाँ पे वैरी हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इंस्टेंटली अगर तुमसे बोले कि व्हाट इज द करंट नाउ, अगर हम तुमसे पूछ रहे अभी की बात, इंस्टेंटली नहीं पूछे, जैसे ऐसे ही बोले कि क्या करंट चल रहा है, अभी बोले जैसे, या नाउ बोले, इंस्टेंटली अगर बोले तो इसका मतलब क्या होगा, जितना भी समय जा रहा है उस समय तुम इंस्टेंटली लोगे ग्राफ में देखोगे व्हाट इज द वैल्यू, और तुम बता दोगे हमको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ या फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, ये झट से बता दोगे। अगर हम तुमसे ये नहीं पूछे कि कितना करंट अभी है या कितना इंस्टेंटेनियस करंट है, तुमसे हम जस्ट इतना पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द करंट, तो व्हाट इज द करंट तुम ये नहीं समझ पाओगे कि तुम इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हो कि कब की बात कर रहे हो, देन यू विल नॉट गिव मी एन एक्यूरेट डेटा। तुम डेटा दे ही नहीं पाओगे कि तुमको समझ में नहीं आ रहा कौन सा करंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो करंट और एवरी टाइम एवरी मोमेंट में करंट बदल रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, एक टर्म बनाया व्हिच इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ये इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का वैल्यू डिपेंड कैसे करता है, सब इसको समझो। कैसे डिपेंड करेगा, पहली बात तो डिपेंड करेगा कि साइन कर्व पे, तो साइन टर्म होना ही चाहिए, और डिपेंड करेगा कितना टाइम की बात की हम पूछ रहे हैं, कितना टाइम में वो वैल्यू हम पूछ रहे हैं, तो एक टाइम का टर्म भी होना चाहिए, टाइम का टर्म भी। और ये साइन कितना चीज का वैल्यू दे रहा है, साइन का वैल्यू हमको मालूम है 0 से 1 तक वैरी कर रहा है या -1 से +1 तक वैरी कर रहा है, तो -1 से +1 तक याद रखना, इसका वैल्यू -1 से +1 ही मिलेगा। बट -1 से +1 किसका, -1 से +1 यानी अ फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन, तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का कितना फ्रैक्शन है उस टाइम पे, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हमको कौन सा मिलेगा, ये दिख रहा है, दिस इज नोन एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अगर ये ईएमएफ ग्राफ बनाए हैं तो यहाँ हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इन दैट केस इसको लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ का कितना हिस्सा ये बताएगा, और ये डिपेंड करता है टाइम पे, तो कौन से टाइम पे हम उसका वैल्यू जानना चाहते हैं वो टाइम मैप करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हिस्सा होगा ये हमको बता देगा, तो ये हमको दे देगा उस वक्त का इंस्टेंटेनियस ईएमएफ या इंस्टेंटेनियस करंट। समझ में आया सबको कि कैसे ये दे देगा हम लोग को, तो इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इस तरीके से मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये हो गया इंस्टेंटेनियस पार्ट, इंस्टेंटेनियस करंट या ईएमएफ, तो इसलिए हम कुछ लिखेंगे करंट या ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस जस्ट लिख दे रहे हैं। ये है पीक करंट या ईएमएफ। ये जो दिख रहा है इस टर्म को कहते हैं हार्मोनिकल फंक्शन, हार्मोनिकल फंक्शन, हार्मोनिकल फंक्शन यानी हार्मोनिक्स, यानी किस, एक तरह समझ सकते हो, ये तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है करंट, ऑसिलेट कर रहा है, इफ इट इज ऑसिलेटिंग दैट मींस इट इज परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहां पे एक हार्मोनिकल फंक्शन होना चाहिए। अगर हार्मोनिकल फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल भाषा में समझ जाओ कि ये हमको बताता है कि मैक्सिमम करंट का कितना हिस्सा होगा उस टाइम पे, ये हमको वही बात बताता है। अब इसी में ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं फेज, फेज दिख रहा है। अब इसमें से ये जो ओमेगा दिख रहा है सिर्फ, इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और डी इज, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग, एक काम करते हैं इसको मिटाते हैं और एक बार सही से बढ़िया से सजा के लिख देते हैं।
ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ के रखना, क्योंकि ये हम लोग इतना बार इस्तेमाल करने वाले हैं, अगर एक बार भूल गए तो बहुत मुश्किल होगी। और कई बार एग्जाम में सिर्फ ये एक्सप्रेशन ही लिख दिया जाता है, बोला जाता है कि फाइंड दिस वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन बनता है इसमें। तो चलो हम फिर से लिख के बताते हैं। इफ द एक्सप्रेशन इज गिवन आई टी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन लिख रहा है, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये पूरा का पार्ट जो दिख रहा है, दिस इज द हार्मोनिकल फंक्शन। हार्मोनिकल फंक्शन, जिसमें से ये जो पार्ट दिख रहा है पूरा, दिस पार्ट इज नोन एज इट्स फेज। अच्छा, इसमें और एक चीज रहता है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ी देर में। साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, तो ये पूरा चीज जो दिख रहा है, ये पूरा ही चीज कहलाएगा फेज। जिसमें से ओमेगा की बात अगर करें हम लोग, सिर्फ ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, एक ही मतलब होता है एंगुलर की दुनिया में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी, जहां पे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एफ या फिर 2 पाई न्यू, एक ही मतलब हुआ। टी का मतलब होता है इलैप्स्ड टाइम, टाइम इलैप्स्ड। स्मॉल टी का मतलब होता है टाइम इलैप्स्ड, कितना टाइम बीता है, टाइम इलैप्स्ड। कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड ऑफ द ग्राफ, टाइम पीरियड। कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। फाई का मतलब होता है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। अब यहीं पे अगर इसको हम ग्राफ बनाते हैं तो देखो ग्राफ में सारी चीजें कैसे दिखती है। करंट आई, ये हो जाएगा ओमेगा टी। अब यहां से शुरू हुआ, शुरू होते होते गया, पीक वैल्यू अटेंड किया, पीक वैल्यू के बाद इसमें गिरावट आएगा, ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा ज्यादा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया ग्राफ एंड सो ऑन। हम बना रहे बस एक ही ठो, बट ये चलते जाएगा ऐसे करके, ये याद रखना। अब यहाँ पे ये दिख रहा है मैक्सिमम पीक, ये हो गया आई नॉट, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी आई नॉट डिनोट होता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड के साथ, ये हो गया एम्पलीट्यूड। इसी को अगर तुम इक्वेशन में देखोगे तो इसका मतलब होता है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। ये एम्पलीट्यूड सिर्फ ऊपर में नहीं होता है, नीचे भी हम माप सकते हैं इसको, एम्पलीट्यूड को, भले ही इसका वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में आए, बट एम्पलीट्यूड निकालते वक्त हम सिर्फ उसका पॉजिटिव वैल्यू ही पकड़ते हैं। ये हो गया एम्पलीट्यूड। यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगा है, यानी एक वेव कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, उसको कहते हैं टाइम पीरियड टी।
टाइम पीरियड t, किसी एक वक्त में अगर हम हाथ लगा के बोल दिए ये वक्त में क्या हो गया करंट, तो ये यहां से यहां तक जब जाएंगे, यहां से यहां तक क्या होगा, टाइम इलैप्स्ड स्मॉल t, यानी यहां से यहां तक कितना टाइम देता है। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पर प्लॉट नहीं दिखाया जा सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2π/t, यानी f फ्रीक्वेंसी f, और f का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, एक सेकंड में ये कितना वेव्स ऐसे बना रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी रहा अगर, और अगर हम ये बोल दिए कि यहां से यहां तक सिर्फ एक सेकंड हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत सारे वेव बनाया, लो फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ही कम वेव बनाया, एक सेकंड में कितना वेव बनाता है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द एसी करंट, जहां पे ये हो गया ग्राफ उसका, हम दिखाए हैं तुमको करंट को लेकर, तुम लोग इसको ईएमएफ के टर्म में भी लिख सकते हो, ग्राफ में भी सेम चीज बना सकते हो, बस जहां जहां पे आई दिख रहा है वहां पे ई लिख देना, ये हो जाएगा अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग ईएमएफ पहले बनेगा तभी तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट आएगा। तो ये रह गया अल्टरनेटिंग ईएमएफ का पूरा इंट्रोडक्शन। तो देख लो, इसको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यही से हम लोग का शुरू होगा सारा खेल। अच्छा, इनिशियल फेज के बारे में हम नहीं बताए, तो इनिशियल फेज क्या होता है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये शुरू हो रहा है जीरो से, सब कुछ जीरो शुरू हो रहा है। अगर तुमको बोल दे कि जीरो से शुरू नहीं होके, मान लो ये वाला ऐसे अगर शुरू हुआ होता, ऐसे का अगर शुरू हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये शुरू कहां पे हुआ होगा, यहाँ पे आके देखे तो यहाँ शुरू हुआ था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये स्टार्टिंग पहले ही दे चुका है, तो इतना इनिशियल फेज हमको यहाँ पे ऐड कर देना पड़ेगा, या सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेट शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ तो इतना सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, ये हम लोग का इनिशियल फेज हो गया। तो इनिशियल फेज का एक्चुअल आइडिया मिल जाएगा, हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये हो गया इनिशियल फेज, यहाँ हम लोग का जीरो शुरू हुआ इसलिए जीरो हो जाएगा, ये सिर्फ साइन होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, तो अच्छे समझ लो। फेज का मतलब हम लोग क्लास 11 में बहुत ही डिटेल में कवर किए थे क्या होता है। अगर मोटे मोटे शब्दों में समझना चाहो तो क्लास 12 में फेज का मतलब हो गया, जैसे कि अगर हम तुम लोग को बोलते हैं कि इंसान एक दौर से गुजर रहा है, यानी इमोशनल कह सकते हो फेज अलग है। इमोशनल फेज का मतलब क्या हुआ, जिंदगी तो एक ही है, बट एट वन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इंसान का मेंटली हालत अलग तरीके दिशा में चला गया, यानी इंसान वही है बट उस वक्त के लिए मेंटली चेंज होने के कारण एक ऐसा स्टेट है कि वही इंसान दूसरा रूप ले लिया, यानी सेम फेज मतलब सेम इंसान अलग फेज या आउट ऑफ फेज, यानी दोनों अलग है। जैसे कि हम तुमको बोले दो इंसान सेम फेज में है, यानी उनका मेंटालिटी टोटली मैच करता है, अलग फेज में है यानी इसका थिंकिंग अलग हो गया, इसका थिंकिंग अलग हो गया। ये फेज की बात इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि एक ही वायर है, एक ही तार है, इसी तार में अगर हम लोग फेज चेंज कर करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर भेजते हैं तो मतलब समझ जाना कि वहां पे हम अलग अलग करंट भेज रहे हैं एक ही तार में। एक ही तार में अलग अलग करंट कैसे भेज सकते हैं, एकमात्र हम लोग एसी करंट ही भेज सकते हैं, ऑल्टरनेटिव करंट ही भेज सकते हैं, डायरेक्ट करंट नहीं भेज सकते। डायरेक्ट अगर भेजेंगे तो सब मिलके एक हो जाएगा, लेकिन एक ही तार में हम लोग अलग अलग सिग्नल का फेज बदल के हम भेज सकते हैं। उसको सिस्टम ट्रीट करेगा कि अलग अलग करंट आ रहा है बिकॉज दे आर आउट ऑफ फेज। जैसे कि हमारे यहाँ पे जब करंट आता है, देखोगे यहाँ पे 3 जो तार है, ऐसे हमारा घर के अक्सर गुजरता है सामने से, वहाँ पे 3 जो तार में लाइव वायर होता है। अगर 4 को वायर हुआ तो एक हो जाएगा न्यूट्रल और बाकी ऊपर का 3 जो लाइव वायर रहेगा। अगर देखो कभी देखोगे कि इस पाड़ा में एक हिस्सा का एक घर, कुछ घरों में करंट है, कुछ घरों में नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे एक फेज उड़ गया, एक फेज बाकी रह गया। जब करंट आ रहा है वहां से तो ट्रांसफार्मर में डूबता है एक ही फेज है, उस ट्रांसफार्मर से वही करंट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, फेज से 3 फेज निकालते हैं, यानी कह सकते हो वहां से 3 करंट निकाल रहे हैं। तीनों करंट निकालना बहुत जरूरी होता है। एसी में फेज का महत्व क्या होता है वो तुम लोग तब समझोगे जब एसी में डेप्थ में समझोगे। फिलहाल तो इंट्रोडक्शन है, तो अभी जस्ट इतना जान लो, फेज का मतलब अलग अलग करंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाता है। फेज का मतलब एक सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि मान लो एक वायर है जिसमें हम करंट पहले से दौड़ा रहे हैं, या इमेजिन करो यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, तीनों लोग का काम क्या है, ये दीवार से मान लो दौड़ना है, वो दीवार पे छूना है, वापस आना है। तो एक इंसान पहले ही चालू हो गया, एक दिन पहले से दौड़ रहा है, एक इंसान अभी चालू हुआ और एक इंसान कल चालू होगा। अब अगर हम परसों को रीडिंग लेना शुरू करेंगे आके, तो हम देख के समझ नहीं पाएंगे कौन सा इंसान पहले चालू हुआ था, कौन सा इंसान बाद में, कौन सा इंसान और लेट चालू हुआ था, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे थे, ऐसे टू एंड फ्रो कर रहे हैं। अगर वो लोग सीधा दौड़ रहे होते तब हम देख के पता चल जाता कि जो पहले चालू हुआ था बहुत दूर चला गया होता। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल दिया हम, फेज। पहला इंसान का फेज क्या होगा, बहुत ही ज्यादा रहेगा, दूसरा इंसान का फेज बीच में रहेगा, तीसरा इंसान का फेज कम रहेगा। इससे हम पता कर पाएंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन पहले चालू किया। इसका हम डिटेल हम लोग क्लास 11 में कर चुके थे। एनीवेज, ये रहा हमारा पूरा
एसी का इंट्रोडक्शन देख लो, इसको अच्छे से समझ जाओ। नेक्स्ट हम लोग कुछ डेरिवेशंस करने वाले, पूरा एसी में डेरिवेशन से डेरिवेशन बनती है। जितने चैप्टर्स में अभी तक डेरिवेशन नहीं किए उसका डेरिवेशन तो पूरा अकेले एसी में मिल जाएगा। तो यही हम लोग डेरिवेशन करेंगे, और उससे पहले इसमें